CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ व्यापार मंडल का चुनाव 2 मार्च को है। इस बीच चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। वहीं आज प्रधानगी उम्मीदवार अनिल वोहरा ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस दौरान सीएनई न्यूज से बात करते हुए अनिल वोहरा ने सीबीएम चेयरमैन सतपाल गुप्ता पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा यदि प्रधानगी चुनाव वह जीतते हैं तो कई नियमों को भी बदल देंगे, जिसमें चेयरमैन के एकाधिकार को सीमित करना भी शामिल है, क्योंकि चेयरमैन के पास इतनी ताकत है कि वो अपने आप को विधाता ही समझने लग गए हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि व्यापार मंडल के प्रधानगी चुनाव में अनिल वोहरा और संजीव चड्ढा आमने सामने हैं। तो सुनते हैं अनिल वोहरा से बातचीत के मुख्य अंश। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को समय दिया और आज आप मेरी इंटरव्यू लेने आए हैं। आज हम सबसे पहले तो अपना मैनिफेस्टो मैं आज अपना जारी कर रहा हूं, और जिसमें मैंने इस मैनिफेस्टो में हमारा जो मेन मोटिव था कि जो व्यापार मंडल 32 साल से नॉन पॉलिटिकल था और सेकुलर था, आज भी उसको हम यही रखेंगे कि वैसा ही आने वाले 2 साल में भी मैं उनको नॉन पॉलिटिकल और सेकुलर रखूं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सभी लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हैं। बिल्कुल। बस जब व्यापार मंडल की बात आएगी, जब व्यापारियों की बात आएगी, तो हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले व्यापारी, उनकी समस्या, उसके बाद पार्टी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही ये। और इसके साथ साथ हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिल्डिंग बाय लॉज में इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इतने छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हमारे व्यापारियों को काम करने में बहुत दिक्कत है। और डे टू डे यही हम इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, हमने ये लिखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम उनसे लगातार रेगुलरली मंथली उनसे मीटिंग करेंगे, ताकि हमारी जो व्यापारियों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारा काम करने की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हमने सारा मैक्सिमम उस पर जोर देना, क्योंकि बड़े जो इश्यूज हैं वो यूनिटैरिटी होने के कारण सेंटर से अप्रूव होने हैं। ये मैनिफेस्टो की बात बता रहे हैं? मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है OTS स्कीम, वो भी सेंटर से होना है। मगर हम पहले भी लगे हुए हैं, चरणजीत जी भी जब हम उनके साथ काम कर रहे थे, और हमारा मोटिव है कि हम इसको भाई, और जैसे भी बाय हुक एंड क्रुक OTS स्कीम, जब पंजाब में 3 बार अमेंडमेंट आ गई और चंडीगढ़ में जब एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि पंजाब एक्ट लागू होता है चंडीगढ़ में, तो हम कह रहे हैं जब पंजाब एक्ट लागू होता है क्यों नहीं ये हमारे ये OTS स्कीम क्यों नहीं लागू हो रही। तो ये हमें इसके लिए भी पुरजोर अपना, इसके लिए हमारा एक इशू, बहुत बड़ा इशू, और इसको पूरा करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो हमारा स्टोरेज पर्पज के लिए बूथ और बे शॉप पे जी, वो एक बहुत बड़ा हमारी समस्या है। आज के दौर में मतलब फैमिली बड़ी हो गई है, 8x16 के बूथ में एक व्यापारी को काम करने में, उसका बेटा बड़ा हो गया, अब काम करना है, इसको एक्सपेंड तो कर नहीं सकते। तो हमारी डिमांड जो थी स्टोरेज पर्पज़ के लिए एडिशनल फ्लोर दी जाए जी। उसकी सीढ़ियाँ अंदर से होंगी नो डाउट, पर एडिशनल फ्लोर, ताकि वैरायटी बहुत हो गई है, और स्टोरेज पर्पज़ के लिए हमें वो दें ताकि हम अपना व्यापारी अपना काम कर सके, और अपने बेटे को साथ लाएगा तो काम बढ़ाना पड़ेगा। काम बढ़ाने के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए हमने डिमांड रखी है स्टोरेज पर्पज़। हमने अभी आपके माध्यम से, आपको पता ही होगा, पिछले 10 दिन पहले हम चीफ आर्किटेक्ट से मिल के आए थे। बिल्कुल। और हम अपना होमवर्क ये इलेक्शन से पहले ही कर रहे हैं, ताकि जहाँ तक हमारा जोर चलता है हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। हमने चीफ आर्किटेक्ट से मिले, डिटेल में बात करी उन्होंने, बहुत अच्छी, और उन्होंने समझा, और उन्होंने ये बात कही कि आपकी 100% जेन्युइन डिमांड है। मैं कहने में कोई हिच नहीं रखता, जो पहले चीफ आर्किटेक्ट थे उनके मन में, वो 10-15 साल रहे हैं चीफ आर्किटेक्ट, उनके मन में नन्ना था भी काम करना ही नहीं कोई भी। और आज के जो चीफ आर्किटेक्ट है उन्होंने बिल्कुल एग्री करा, उन्होंने कहा जी कि मैं प्रपोज़ल तैयार कर रहा हूँ, करूँगा। हमने लिख के दे दिया, और हमने जोशी साहब को भी, अपने चीफ आर्किटेक्ट है जो,
उनका ना जो आर्किटेक्ट है उनको हमने बोला कि आप प्रपोजल तैयार करो, नक्शा तैयार करो, स्टोरेज कैसे है, ताकि हम पहले ही, ताकि हमारा समय खराब ना हो। तो स्टडी करने के लिए आपने कहा कि स्टडी करें कि हम कैसे इस मांग को कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो इंश्योर करा लीज और टू फ्रीड हो, ये भी सेंटर का मुद्दा है, मगर इसके भी हमने जोर लगाना। और सबसे बड़ी बात हमने एक इशू हमारा, अगर हम 2 मार्च के बाद जीत के आते हैं, सबसे पहले हम मंथली मीटिंग करेंगे, व्यापार मंडल जाएगा, मंथली मीटिंग करेगा मार्केटों के साथ जी। उनके ऑफिस बेरर को इकट्ठा करेगा, वहाँ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, आपकी क्या डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कॉरपोरेशन की है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की है, किसी डिपार्टमेंट की भी है, उसको हम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जिससे व्यापारी तंग हो रहा है, उस समस्या को हम उसको मंथली करके होमवर्क करके उसको समस्या को दूर कराएंगे। ये एक हमारा नया इशू है जो पहले नहीं था मैनिफेस्टो में किसी के भी। तो हम ये चाहेंगे कि हम व्यापारी हैं और व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए बना और व्यापारियों के लिए ही काम करेगा ऑलवेज। उसके बाद हमारा ब्यूटिफिकेशन, मार्केटों में मॉल कल्चर आ रहा है बहुत, तो लोग भाग रहे हैं लेंटे मॉल, कहीं सीपी पंजाब में, मोहाली में, पंचकुला में। तो जितनी अच्छी मार्केटें बन जाएंगी, ब्यूटीफाई होंगी, तो और मार्केटों में ऐसी चीज़ नहीं है, हर चीज़ मिलती है बिल्कुल। मगर क्या होता है कि मॉल कल्चर बन गया कि लोग वहाँ हर तरीके का वहाँ घूमने का सुविधा मिल जाती है, ये वो। अगर यहाँ मार्केटें सफाई, मार्केटों में क्लीनिनेस, मार्केटों में लाइटें प्रॉपर, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है मार्केट को ब्यूटीफाई करना, ताकि मॉल कल्चर से आप टकरा कर अपने और ग्राहकों को खींच सकें। यस, ब्यूटिफिकेशन इसके लिए कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही मुद्दा है। एडिशनल पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग 22 और 34 में, और कम्युनिटी पार्किंग मार्केटों के साथ हमने पहले भी बात करी है। चरणजीत के जो टाइम हम गए हैं, हमने उनको बताया कि कम्युनिटी पार्किंग है, बहुत खाली जगह पड़ी है मार्केटों के आसपास, आप उनको कम्युनिटी पार्किंग में तब्दील करिए ताकि हम उसको प्रॉपर पार्किंग बन दे। जो दुकानदार है वो अपनी गाड़ियां वहाँ खड़ी करें और वहाँ से जगह जो खाली जो पार्किंग हमारी मार्केट की है वो कस्टमर के लिए हो। तो इसके लिए हमने मल्टी लेवल 22 और 34 में और कम्युनिटी पार्किंग जो पहले से होमवर्क अभी ये चल रहा है उसको हमने इम्प्लीमेंट कराना, ये वाला चीज़। उसके बाद हमारी अपना सबसे बड़ी बात एक और है कि जो बूथ मार्केट्स हैं, हमने पहले भी एक इशू उठाया था, किसी वजह से वो नहीं रह सका, वो भी अब जो पक्की दुकानें बन गई हैं, रेडी फड़ी की हम नहीं बात करेंगे, जो पक्के बूथ है हम कोशिश करेंगे उनको ट्रेड एसोसिएशन में लाके, जैसे हमारी कैमी शॉप है, करियाना होलसेल है, ऐसे वाले, ऐसे ही उनको भी बूथ मार्केट जो पक्की बूथ मार्केट है उनके 2-2 रिप्रेजेंटेटिव हम अपने व्यापार मंडल में लेंगे, ताकि एक तो व्यापारियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उनकी भी प्रॉब्लम, जब पक्के बूथ बन गए तो वो जैसे बूथ ये होंगे तो वैसे ही उनकी प्रॉब्लम होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इन्वॉल्व करें इसमें भी, मेंबरशिप में अपनी। ये भी हमारा एक एजेंडे में हमारा है। डे टू डे मतलब लाइसेंस रखना, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन, कोई भी डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स के साथ डे टू डे हमने लाइसेंस रखना है। और जो भी है कि कोई मार्केट में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ये पता हो कि व्यापार मंडल उनका टेलीफोन जा रहा है तो व्यापार मंडल को उसकी सुनवाई करे एडमिनिस्ट्रेशन। लाइसेंस रखने का मतलब यही है कि डे टू डे हम उनसे बात करते रहेंगे, एक कड़ी बनाएंगे व्यापारियों में कड़ी बनाएंगे, ताकि वो जो सिस्टम है, ताकि हम जब फ़ोन करें तो उनको पता हो भाई ये व्यापारियों की जनरल डिमांड के लिए फ़ोन आ रहा है और हमें इसको करना है, ये एक लाइसेंस रखना। उसके बाद हमारा एक और हमने अभी इशू रखा है, और अभी पीछे हमने एसपी जो सिटी है उनसे भी मैडम से मीटिंग करी थी। हमने कहा जी कि एक तो मंथली एसएचओ के साथ, और जितने बीट ऑफिसर्स आते हैं उनका पता ही नहीं होता, आज आए तीसरे दिन वो बदल देते हैं। बिल्कुल। तो मार्केट एसोसिएशन को यही नहीं पता, हमने उनको भी कहा था और हमने मैनिफेस्टो में भी डाला, मंथली मीटिंग हो, बीट ऑफिसर हो,
SHO हो और मार्केट के ऑफिस ब्यूरो से अपनी मंथली मीटिंग करके कोई उनकी प्रॉब्लम है, उनको पता हो कि ये मेरा SHO है, ये मेरे बीट ऑफिसर्स हैं। अगर हमें पता ही नहीं होता, आज आया कल बदल गया बीट ऑफिसर, तो हम किसको, यहाँ कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें ये नहीं पता होता कि बीट ऑफिसर कौन है जी। तो ये चीज़ जो हमने एक SP सिटी ने भी ये जेन्युइन डिमांड उन्होंने कहा, बहुत अच्छी डिमांड है आपकी और हम इसको डेफिनेटली, और अभी SSP मैडम ने मीटिंग करी थी 46 में ना 32 में SD कॉलेज में, तो हम भी वहाँ थे, तो हमने ये इशू उठाया था तो उन्होंने एग्री करा। उन्होंने कहा SSP मैडम ने बिल्कुल बीट ऑफिसर की पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफिस ब्यूरो को, मार्केटों के ऑफिस ब्यूरो में होनी चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए कि ये मोबाइल नंबर है बीट ऑफिसर का, ये बीट ऑफिसर है। तो ये हमारा एक एजेंडे में शामिल है हमारे एजेंडे में। और सबसे एक अननेसेसरी हरासमेंट जो इन्फोर्समेंट स्टाफ करता है। अब रेडी फड़ी वाले हैं, हम ये नहीं कहते उनकी रोजी रोटी पे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, पर जब इन्फोर्समेंट स्टाफ आता है, दुकानदार का सामान 2 फुट भी बाहर पड़ा है तो वो उठाकर, रेडी वाले खड़े हैं तो वो आराम से खड़े हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत इशू है। हमने कॉरपोरेशन में पहले भी कहा, इसके लिए हम पूरी शक्ति से हम भी इसके लिए टॉलरेट नहीं करेंगे कॉरपोरेशन में। क्यों? कॉरपोरेशन को जब रेडी फड़ी, जब उनको भी वहाँ से सिस्टम से हटाना चाहिए। और हमने इनको डिमांड करी थी कि आप आओ, अगर इन्फोर्समेंट स्टाफ आता है, मार्केट के ऑफिस ब्यूरो प्रधान उनको बुलाओ कि ये देखो जी, ये प्रॉब्लम है आपकी मार्केट में। सारी मार्केट इंक्रोचमेंट नहीं करती, बिल्कुल, हर मार्केट में 2 4 5 होते हैं, 10 होंगे, मगर तो हमें आके मिले, हम उनके साथ चलेंगे, हम उसको अपने मेंबर को बताएंगे यार ऐसे नहीं, आप रास्ता छोड़ो, प्रॉपर तरीका करो। मगर ये नहीं है उनका सामान उठा लो, बेदर्दी से सामान उठा के लेते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो व्यापारियों की हमें फेस करनी पड़ रही है। यानी आप कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जब भी यहाँ पर कोई आते हैं वहाँ पर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, वो व्यापारियों के साथ तालमेल करें ताकि किसी का सामान को नुकसान ना पहुँचाए। बिल्कुल, और साथ उसको समझाने की भी कोशिश करें कि भाई आप रास्ता एनक्रोच मत करो। यस हम करेंगे। हमें आए, हमारे ऑफिस ब्यूरो होंगे, प्रधान होगा, सेक्रेटरी होगा, उनको साथ लेके चले, ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर सरकार ने पैसा इकट्ठा करना है वो अलग बात है, अगर उन्होंने इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना वो अलग चीज़ है। दोनों सोच अलग अलग है। बिल्कुल, अगर कॉरपोरेशन को पैसा ही चाहिए फिर तो वो फिर तो ठीक है, फिर तो कुछ भी करे जाए। अगर उनको ये चाहिए कि इंक्रोचमेंट हटानी है तो एक तरीका ये भी है कि प्रॉपर आए, उनसे समझे, प्रधान को साथ लें, सेक्रेटरी को, ताकि भाई हम उनको भी समझाएं व्यापारियों को कि ये प्रॉब्लम है भाई, ये नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के तालमेल से इस समस्या को समाधान करना चाहिए। दूसरी बात कि आपने मुख्य जो डिमांड थी, ये जो आपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है वो तो आपने बता दिया। अभी 16 पॉइंट है, 5-7 चलो और भी है जो सेंट्रल लेवल पे है। एक सबसे बड़ा जो हमें मैनिफेस्टो में मैंने नहीं रखा पर मेरे है, टास्क फोर्स बनाएंगे जी। टास्क फोर्स का मतलब है कि एक अच्छी टीम होगी कि जैसे कोई भगवान ना करे मार्केट में किसी मेंबर को कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई नाजायज़, कोई चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे कोई भी ऑफिसर है, कोई बड़ा किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर वो नाजायज़ आ गया, तंग कर रहा है, वो टेलीफोन जाएगा, वो टास्क फोर्स की टीम वहाँ पहुँचेगी और वहाँ फिर बैठ के बात होगी कि हमारा व्यापारी गलत है या क्या है। वो ये नहीं है कि वो आए और आके व्यापारी को इस तरीके से समझे। मैंने जो फील किया पिछले कई सालों से, व्यापारियों को व्यापारियों के तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट नहीं करते जी। ये बहुत बड़ी बात है और ये हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन को, व्यापारियों को व्यापारी समझा जाए। व्यापारी एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, ऐसी बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए का काम करता है व्यापारी, चाहे छोटा व्यापारी भी है चाहे बड़ा है। आप अगर टैक्स की बात करें तो मेरे ख्याल 24-25 तरह के टैक्स है जो एक व्यापारी भरता है। जहाँ व्यापारी है वो घर पे भी है तो घर का हाउस टैक्स भी देता है, घर के और टैक्स भी देता है, राशन लेता है तब भी टैक्स देता है। तो व्यापारी को ये चारों तरफ से व्यापारी को इस तरीके से ट्रीट नहीं होना चाहिए। हमारी ये एक एजेंडे में ये डिमांड है कि व्यापारी को व्यापारी समझा जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। ये नहीं है कि आया इंस्पेक्टर आया,
चल ये करा वो करा, ऐसा बात, ऐसी हमारी सोच है कि हम ऐसा ना होने देंगे। और आने वाले टाइम में हम एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन से मिलके ये बात रखेंगे कि आप आए तो रिस्पेक्टेबल तरीके से आए, ताकि आपको भी रिस्पेक्ट मिले और हमारे व्यापारी को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये मेरा इशू, ये एक बहुत बड़ा एजेंडे में इशू है। वोरा साहब, आप पहले प्रधान रह चुके हैं और आपने कहा कि अब अगर आप प्रधान बनते हैं तो दो दो व्यापारियों को हर एक जगह से आप लेंगे, जो जिसको जोड़ेंगे आप व्यापार मंडल में। सिर्फ 370 और 75 लोग हैं आपके व्यापार मंडल में, हजारों की संख्या में चंडीगढ़ शहर में व्यापारी हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये 300-400 से ऊपर ही नहीं जाते व्यापारी, आपके मेंबर ही नहीं बन पाते? ये कौन सी मजबूरी है व्यापार मंडल की? दूसरी बात, आपने पिछले बार देखा होगा कुछ महिलाओं ने भी, जो व्यापारी व्यापार करते हैं वो लोग भी शायद मेंबर बनना चाहते हैं। उनके लिए क्यों नहीं उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ा जाता है, ताकि महिला व्यापारी जो हैं वो भी शामिल हों? बाद बाकी जितने भी बूथ वाले हैं और भी काफ़ी हजारों की संख्या में, कम से कम आपके ही व्यापार मंडल में हजारों की संख्या में भी व्यापार मंडल में सदस्य होने चाहिए, जो नहीं है। क्या ये 370-75 ही लोग हैं शहर में मुख्य व्यापारी, या और भी हैं? नहीं, देखिए, व्यापार मंडल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि व्यापार में हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि एक मार्केट है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर एक मार्केट की 1 से 25, एक मेंबर 25 से 50, 2 मेंबर 50 से 75, 3 75 से 100, 4 100 से 200 तक, मतलब 8 6 200 से 300 तक, ऐसे मतलब 8 और मैक्सिमम 8 रखे हैं। तो उसमें क्या है कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया, प्रधान, सेक्रेटरी, जहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिस बेरर हैं वो हमारे मेंबर बन सकते हैं। और ये बात नहीं है, अगर मेरी मार्केट है, मेरी मार्केट में प्रधान हूँ, मेरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आ गया, मेरा आ गया, पर हमारे पास यहाँ 200 दुकानदार है तो हमारे साथ है, और 40-50 हज़ार व्यापारी इस व्यापार मंडल के साथ है। क्यों? क्योंकि हर मार्केट का प्रधान, सेक्रेटरी और कोई ना कोई उनका ऑफिस बेरर हमारे साथ है। आपने जो मैथमेटिक्स बताया अभी, सेक्टर 21 में कितने दुकानदार हैं और वहाँ के कितने मेंबर आपके व्यापार मंडल के हैं? कई और बड़ी मार्केट है जहाँ पे बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन वहाँ पे 1-2 बना रखा है आपने। तो इसमें क्यों अव्यवस्थित क्यों है? नहीं, अव्यवस्थित नहीं है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि ये जो हमने पहले, ये मेरा ख्याल है ये अमेंडमेंट हमने 2015-16 में हमने अमेंडमेंट की थी कि ये 1 से 25 से, क्योंकि उससे पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी कि जो ऑफिस बेरर है बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो। तो हमने उसको लिमिटेशन रखी थी, इसीलिए वो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कि हम इस तरीके से करेंगे। और ये पिछले 4 साल पहले भी ये बूथ वाली जो मार्केटें हैं, जो पक्की मार्केट बन गई हैं बूथ वाली, उनको किसी वजह से हमारे एजेंडे में आया भी था और हमारे हाउस ने पास नहीं करा कि हमने, मगर हम इट्स ए नीड ऑफ आवर्स, हम समझते हैं कि अब व्यापारियों को साथ लेने की ज़रूरत है और इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि और क्या होता है, लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब आप हजारों की संख्या में होंगे। सैकड़ों की संख्याओं में हमें लगता है कि यहाँ के प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी को अपने अपने व्यापार को चलाना है, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन लड़ने के लिए तो कम से कम रोड पर हजारों की संख्या में दिखने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी मतलब असुविधाएं हुई हैं व्यापारियों। मधुकर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हजारों लोगों को मेंबर व्यापार मंडल का बना के व्यापार मंडल संभल नहीं सकते, ऐसे काम नहीं हो सकते। ये मैंने आपको बताया ना कि अगर मेरा 200 मेंबर है इस मार्केट का, तो वो मेरे साथ है। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, शहर बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं शहर बंद कराना है तो मेरी मार्केट बंद होनी चाहिए, प्रधान की, सेक्रेटरी की, जो ऑफिस बेरर। तो अपने आप ये शक्ति है। और अगर हम यहाँ 2000 व्यापार मंडल में 2-3 हज़ार मेंबर बना देंगे ना, तो खिचड़ी पक जाएगी, काम नहीं होगा। मेरी सोच ये है। बिल्कुल सही बात करें। आपने पहले भी कहा कि अमेंडमेंट हुआ है पहले। हम देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार जब से आई है तो कई कानून को इन्होंने बदला हुआ है। क्या आपके व्यापार मंडल में ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस होती
कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था है या ऐसा अमेंडमेंट की ज़रूरत है उसको हम करें। क्या आपके आने के बाद कुछ ऐसी संभावनाएं होगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी हमने रिसेंटली, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वो कौन पक्के कौन बूथ से हैं जो कि आप उसको बदलने की कोशिश करें? देखिए, जो पक्के बूथ है, मार्केटें हैं, अगर उनके भी मेंबर लेंगे तो बढ़ाव तो ऐसे ही होता है ना। अब मेरे ख्याल जो पक्के बूथों वाली शहर में 10-15 ऐसी मार्केटें हैं। चलिए, हमारी बातचीत शायद लंबी हो जाएगी। एक लास्ट सवाल, पिछले दिनों संजीव चड्ढा के मेंबरशिप पे या प्रधानी उम्मीदवार को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे जो व्यापार मंडल में नहीं है। आज भी शायद सुनने में आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसको लेकर के। जिस व्यक्ति के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको लेकर के आप आए थे जब आप प्रधान थे, आपने ही महासचिव बनाया था। बाहर के लोगों को क्या व्यापार मंडल में जो चीज़ हो रहा है हस्तक्षेप करने का अधिकार व्यापार मंडल ने दिया हुआ है क्या? नहीं, हमने व्यापार मंडल ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया। ये उनकी मार्केट की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो स्क्रूटनी के टाइम में उन लोगों को बुलाया क्यों गया? क्या ये कहीं हम दबाव में थे? जिसने भी बुलाया नहीं, स्क्रूटनी में कोई नहीं, हमने नहीं बुलाया। जब उनको व्यापार मंडल ने सुना तो जरूर उनको सुना ये तो का क्या कारण था? क्या दबाव में है वो बाहर के लोगों से? नहीं, बाहर के लोगों में दबाव नहीं है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमेटी बनी है टोटली बाइस्ड है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ। सतपाल गुप्ता जी चेयरमैन है, 100% वो बाइस्ड हैं। उनका डिसीजन, कोई भी बात होती है वो बाइस्ड तरीके से बात करते हैं कि वन साइडेड बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ओपोनेंट है, मेरा छोटा भाई है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। पर इलेक्शन कमेटी में अभी हमें नहीं पता था। उनको पता चला कि चड्ढा साहब अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो उन्होंने ये इशू उठाया। आपने इसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया? क्या यहाँ भी अमेंडमेंट की जरूरत है? अगर चेयरमैन कोई बन गया तो क्या विधाता बन गए वो? नहीं, बिल्कुल यही जब तो। विधाता नहीं बने तो वो कैसे नहीं किसी को आपके कहने पर लेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि चेयरमैन की इतनी ड्यूटी है कि वो चेयरमैन है, अपनी कमेटी बनाएगा। विधाता क्यों नहीं नाम रखा जाता? चेयरमैन क्यों रखा जाता है? जब वो उनके मन से ही होना है तो गलत है ना जी। हमने तो ये विरोध किया था। मैंने टेलीफोनिकली बात करी थी उनसे। मैंने कहा, सर आप चेयरमैन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से ये बात करी कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। अगर प्रधान बनते हैं तो चेयरमैन का जो ये रवैया है, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, क्या इसका सफाया होगा? ऐसे नहीं, सफाया, मैं ऐसी सफाया कहने का मतलब हाँ, वो अधिकार का सफाया करके कोई दूसरा हम उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे। जो अभी बहुत कमी है, जो ये अभी रिसेंटली जो एपिसोड हुआ है उसमें अब कमियां नज़र आ रही हैं, वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आएगी। चेयरमैन की पावर्स भी जो अमेंडमेंट होंगी कि चेयरमैन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये अमेंडमेंट करेंगे हम। और ये जो बूथों को, जो बूथ वाले, पक्के बूथ वाले, उनको लेना, वो भी हमारी अमेंडमेंट ही होगी, तभी होगा। ये सब कुछ अमेंडमेंट में ही आएगा। तो आपने सुना अनिल वोहरा जी को, जो व्यापार मंडल के प्रधान के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि बहुत व्यवस्थाएं जो है बदलने की जरूरत है, जिसमें एक चेयरमैन का जो अधिकार है उसको भी बदलने की जरूरत है। क्योंकि चेयरमैन का मतलब, जिस तरह से एक कैंडिडेट ने किसी को कहा कि रिकमेंड किया कि इस व्यक्ति को मेंबर बनाया जाए, और जिस तरह से नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब नहीं कि कोई चेयरमैन विधाता हो जाता है। तो इस विधाता का भी जो कोई नियम कानून है उसको बदला जाएगा, जैसा कि वोहरा साहब ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद वोहरा साहब, आपने बात करी हमसे। धन्यवाद। और आज जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, हमें लगता है कि व्यापारियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ काम होगा आपके चुनाव जीतने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।